नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हिमालयन और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर के बारे में जानेंगे। उससे पहले जानते हैं कि ये दोनों चर्चा में क्यों आ गई है। अमेरिका का मौसम विज्ञान सोसाइटीज की एक जर्नल ऑफ हाइड्रोमेट्रोलॉजी है, इसमें एक अध्ययन प्रकाशित किया गया है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि भारत में जो नर्मदा नदी और महानदी और गोदावरी है, इन नदियों सहित जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, इस नदी घाटी में जो बाढ़ आती है ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी की तुलना में ज़्यादा व्यापक आती है। इसमें नर्मदा नदी में बताया गया है कि इसमें जो बाढ़ आती है इसकी संभावनाएं रहती है कितना, 59%, यानी कि 59% संभावना रहती है कि नर्मदा नदी में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। उसके बाद आती है महानदी में 50%, गोदावरी में 42%, कृष्णा में 38%, 19% कावेरी में। वहीं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में 21 और 18% का रेशियो है कि इतनी संभावनाएं रहती है कि इतनी बाढ़ आती है। तो क्यों आती है, इसका रीजन जानते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है कि वायुमंडलीय नदियाँ। ये वायुमंडलीय नदियाँ क्या है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पृथ्वी का फिगर बनाते हैं। ये है इक्वेटर, जहाँ 0 डिग्री है, इसके 30 डिग्री ऊपर चलेंगे और 30 डिग्री नीचे जाएंगे तो ये हो गया ट्रॉपिकल रीजन्स, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। फिर उसके बाद जब यहाँ से 60 डिग्री जाएंगे, 30 डिग्री से 60 डिग्री जाएंगे तो ये हो गया सब ट्रॉपिकल रीजन्स, यानी कि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यानी कि जब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से हवाएं नमी लेकर यानी जलवाष्प लेकर ध्रुवों की तरफ ट्रेवल करती है, यानी ध्रुवों की तरफ जाती है, तो वहाँ तूफान और बारिश जब सब ट्रॉपिकल रीजन में यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है तो वहाँ भूस्खलन की घटना देखने को मिलती है। तो ये भूस्खलन से जो लैंडस्लाइड्स होता है वो नदी बेसिनों में पहुँच जाता है। नदी बेसिनों में पहुँच जाने की वजह से वहाँ पर व्यापक बाढ़ आने की, जो नदी बेसिन है तो उसमें पहुँच जाएगा, तो जो नदियों का मार्ग है ये बदलता रहता है। जब नदियों का मार्ग बदलता रहता है तो वहाँ पर जो बाढ़ की संभावनाएं हैं व्यापक हो जाती है। ये था वायुमंडलीय नदियों का रीजन्स। ये रीजन देखा गया था मिसिसिपी रिवर्स में। ये जो मिसिसिपी रिवर्स है ये अमेरिका में स्थित है। ये इसको बताया गया कि वायुमंडलीय नदियों के कारण ही मिसिसिपी नदी में बाढ़ बहुत ज़्यादा आ गए थे। तो वायुमंडलीय जो नदियाँ बनती है वायुमंडल में बनती है। एक वायुमंडल की एक घटना है जिसकी चौड़ाई बताया जाता है कि 250 से 375 मील चौड़ाई होती है। अगर लंबाई कितनी ऊंचाई तक वायुमंडलीय नदियाँ ट्रेवल करती है तो ऊंचाई माना जाए तो 1000 यानी कि 1000 मील तक इसकी ऊंचाइयाँ हो सकती है। तो आइए डिफरेंस जान लेते हैं कि दोनों रिवर्स में क्या फीचर्स यानी इसकी क्या क्वालिटीज़ है, इसमें क्या अंतर है। जो हिमालयन रिवर है, रिवर सिस्टम है, और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, दोनों में अंतर। अगर एक वर्जिन की बात करते हैं उत्पत्ति, तो जो हिमालयन रिवर है ये जो हिमालय है इसकी ऊंचाई से निकलती है, इसकी ऊंचाई से निकलती है और लंबी दूरी तय करती है। इसका जो बेसिन होता है यानी कैचमेंट एरिया होता है काफ़ी लंबा होता है, यानी कि एरिया इसका जो अधिक ट्रेवल करके जाती है, क्योंकि इसमें से जो हिमालय से रिवर्स निकलता है, हिमालय से जाते जाते वो कहाँ तक जाती है, ये जाती है बंगाल की खाड़ी तक। तो लंबी दूरी तो तय करती है और इसके अगल बगल जो बेसिन होता है ये भी बहुत बड़ा बेसिन हो जाता है। वहीं अगर इसकी बात किया जाए पेनिनसुलर रिवर्स यानी प्रायद्वीपीय भारत नदियों की, तो ये जो प्रायद्वीप है उसके पठारी क्षेत्रों से निकलती है और कम ही दूरी तय करती है। कुछ रिवर तो यानी नर्मदा रिवर्स और तापी रिवर ये तो अरब सागर में फ्लो करती है, गिरती है, और उसके बाद बाकी कृष्णा गोदावरी महानदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन उसके तुलना में हिमालय रिवर की तुलना में इसकी जो दूरी होती है कमी होती है। उसके बाद अगर इसके ड्रेनेज सिस्टम जो जल निकासी की बात किया जाए तो इसकी जल निकासी पूर्ववर्ती होता है। पूर्ववर्ती मतलब इससे पहले ही बनाया जाता है, नदी से पहले इसका बेसिन बना हुआ है। इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है नदी आने के बाद इसका ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है, यानी जल निकासी प्रणाली बनाई गई है। और उसके बाद पेरेनियल रिवर्स है, जो हिमालयन रिवर्स है ये पेरेनियल रिवर्स है। पेरेनियल रिवर्स का मतलब होता है कि सदाबहारी रिवर्स है, मतलब कि 12 मास तक ये रिवर फ्लो करती रहती है। वहीं जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ये सीजनल रिवर्स है, यानी कि ये मौसमी नदी है, तो मौसम के अनुसार ये बहती है नदी। फिर उसके बाद अगर स्टेज की बात किया जाए तो फ्लो अक्रॉस यंग फोल्ड माउंटेन्स, यानी कि युवा मोड़दार पर्वतों से होकर गुजरती है हिमालयन रिवर्स। इसीलिए यह इसे कहा जाता है कि ये अपने युवा अवस्था में है। किस अवस्था में है? युवा अवस्था में है। अब वहीं जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ये ओल्डेस्ट यानी कि जो पुराने प्लेट्यू हैं यानी पठार है, पुराने जो पठार है वहाँ से फ्लो करती है, वहाँ से गुजरती है। इसलिए इसे बोला जाता है कि ये कौन सी रिवर्स है, ये प्रौढ़ अवस्था में पहुँच गई है। ये जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है ये प्रौढ़ अवस्था में अपनी पहुँच गई है। उसके बाद जो हिमालयन रिवर्स है ये बिग डेल्टा बनाती हैं। बिग डेल्टा मतलब कि बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है ये छोटा डेल्टा बनाती है, ये छोटा डेल्टा बनाती है। इवन कुछ नदियाँ हिमालय जो प्रायद्वीपीय नदियाँ, कुछ तो नदियाँ ऐसी होती है जैसे कि हो गया नर्मदा और तापी,
जैसे हो गया नर्मदा और तापी, ये 2 रिवर ऐसी है जो अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है, प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, लेकिन ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये डेल्टा नहीं बनाती है, क्योंकि ये कड़े चट्टानों से होकर गुजरती है। कड़े चट्टानों से होकर गुजरती है तो कुछ अवसाद इसे मिलता नहीं इकट्ठा करने के लिए, तो इसलिए डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, सीधे एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है और अरब सागर में फ्लो कर जाती है। बाकी कृष्णा गोदावरी है, महानदी रिवर्स है, जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में फ्लो करती है और वो डेल्टा का निर्माण करती है। और उसके बाद ये भी बता दें कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है और उसके बाद जो गंगा रिवर्स है, इसका जो डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा, यानी कि लार्ज इसका बेसिन है, लार्ज डेल्टा है, यानी कि सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ये बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स बनाती है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के बारे में चर्चा में आया है, इसके बारे में जानेंगे। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से, ध्यान रखिएगा, विदेश मंत्रालय के सहयोग से प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रोजेक्ट प्रयास है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन विदेश मंत्रालय के सहयोग से। ये किस लिए लॉन्च किया गया है? ये युवा और कौशल पेशेवरों के लिए नियमित और सहायक प्रवासन को बढ़ावा देने के लिए। इसका लक्ष्य क्या है? इसका टारगेट यही है कि भारतीय जो श्रमिक हैं, जो छात्र हैं, जो भारतीय श्रमिक है और छात्र है, इनको सुरक्षित व्यवस्थित रूप से नियमित प्रवासन की सुविधा प्रदान करना है। यह राज्य स्तरीय पहलों को समेकित भी करता है और उसके साथ साथ राज्य और केंद्र सरकारों के बीच जो इंटीग्रेशन है, यानी जो समन्वय है, उसमें सुधार पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इस परियोजना में जो प्रवासन है उसके प्रवृत्तियों का अध्ययन करना है, प्रवासियों की ज़रूरतों को समझना है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन प्रशासन को मजबूत भी बनाना है। प्रवासन का मतलब क्या होता है? प्रवासन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी भारतीय या कोई भी एक देश का नागरिक किसी दूसरे देश में जाता है कमाने, रहने या कुछ करने के लिए, तो उसे बोलते हैं ये हो गया उसका प्रवास, ये हो गया उसका प्रवास। नेक्स्ट, और कुछ डाटा दिया है। दिसंबर 2021 का डाटा है कि वैश्विक स्तर पर विश्व में सबसे अधिक प्रवासी कहाँ के हैं? भारत के हैं। 32 मिलियन प्रवासी हैं भारत के, भारतीय प्रवासी हैं, यानी कि भारत के नागरिक हैं या भारत में रहने वाले हैं जो अन्य देशों में जाके रह रहे हैं या वहाँ की नागरिकता ले लिए हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रवासी किसके हैं? भारतीय के हैं। भारत सबसे ज़्यादा नहीं, भारत के प्रवासी हैं 32 मिलियन से अधिक। उसके बाद जो प्रेषण आता है, प्रेषण यानी जो रिमिटेंस आता है, ये सबसे अधिक किसके पास आता है? भारत के पास ही आता है। किसके पास आता है? भारत के पास। जो प्रेषण है, रेमिटेंस है, इसे क्या कहते हैं? तो रेमिटेंस का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो विदेशों में रह रहा है और कमा रहा है, वो पैसा डॉलर्स में वो पैसा भारत भेजता है, पैसा इंडिया में भेज रहा है अपने घर वालों को, परिवार वालों को, फैमिली वालों को, तो भारत सरकार में डॉलर जमा हो जाता है पैसे के रूप में, वहाँ के मतलब यहाँ के लोगों को, उनकी फैमिली वालों को मिल जाता है। तो भारत को विदेशों से मिल जाता है डॉलर्स की वजह से भारत वैश्विक रूप से तेल खरीद सकता है और व्यापार कर सकता है। तो ये हो गया रेमिटेंस। तो जो रेमिटेंस यानी कि जो प्रेषण होता है, तो सबसे ज़्यादा विश्व में किसके पास आता है? इंडिया के पास, यानी कि भारत के पास सबसे ज़्यादा प्रेषण आता है। उसके बाद सेकंड नंबर चाइना का है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के बारे में जान लेते हैं। 1951 में इसे स्थापित किया गया था। इसका जो मुख्यालय है, जिसे हेडक्वार्टर बोलते हैं, ग्रैंड सैकोनेक्स यानी कि स्विट्जरलैंड में है। प्रवासन के क्षेत्र में काम करने वाली ये प्रमुख संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। संगठन आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों, शरणार्थियों और प्रवासी श्रमिकों सहित प्रवासियों के लिए परिचालन सहायता कार्यक्रम लागू करती है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन। नेक्स्ट बढ़ेंगे इसमें। अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट्स के बारे में दिया है। इंटरनेशनल डेप्ट रिपोर्ट यानी कि IDRs। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन बन जाएगा, ये जारी किसके द्वारा किया गया है? विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। ऋण का मतलब क्या होता है? ऋण यानी डेप्थ का मतलब क्या होता है? ऋण एक दायित्व होता है, जिसे वित्तीय दायित्व के रूप में भी जाना जाता है। एक पक्ष दूसरे पक्ष को देना होता है, एक पक्ष को दूसरे पक्ष को देना होता है। अगर आम भाषा में बोला जाए तो उधार की धनराशि हो गया। उधार की धनराशि यानी कि कर्ज हो गया। कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या कोई एक देश दूसरे देश को अगर ऋण देता है तो उसे ब्याज सहित उसे वापस करना होता है, इसीलिए इसे वित्तीय दायित्व के रूप में जाना जाता है इकोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी में। भारत का कुल कर्ज कितना है? 81%। ध्यान रखिएगा, भारत के पास 81% कर्ज है। किसका? बाहर, मतलब कर्ज भारत के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर है। लेकिन इसमें से अधिकांश जो कर्ज है ये घरेलू कर्ज है, यानी कि भारत ही किसी फर्म, किसी कंपनी, किसी व्यक्ति घर से, मतलब भारत के अंदर से ही ले रखा है। उसके बाद भारत का जो विदेशी ऋण है वो 18.6% है, यानी कि जो विदेशी ऋण है भारत के पास कर्ज के रूप में वो कम है। 2023 का आंकड़ा है। उसमें अगर डॉलर्स की बात किया जाए तो 624
बिलियंस डॉलर्स में है, 624 बिलियंस डॉलर्स के रूप में भारत के ऊपर विदेशी कर्ज है। तो ये था कर्ज के बारे में। और भी कुछ इंपॉर्टेंट इसमें बिंदु के बारे में जानते हैं। निम्न और मध्यम आय वाले देशों द्वारा सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत ऋण सेवा भुगतान 2022 में 443 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक तक पहुंच गया था, जिससे उनकी जो वित्तीय स्थिरता है जोखिम यानी कि रिस्क में पहुंच गई थी। बढ़ती ब्याज दरें, प्रतिकूल विनिमय दर, उतार चढ़ाव, बाहरी ऋण चुकाना बोझिल बनता चला जा रहा है। 2022 का डाटा बता रहा है कि 2022 में भारत की जो ऋण सेवा है यानी कि उसके जो GNI होता है, ग्रास नेशनल इनकम्स, पहले ये ग्रास नेशनल स्टैंडर्ड्स यानी कि GNS होता था, स्टैटिक्स GNS होता था, अभी इसे चेंज करके GNI कर दिया गया है। तो टोटल ये GNI होता क्या है, GNI को शॉर्ट फॉर्म में अगर जाने तो GNI मतलब होता है भारत में जितने भी निवासी हैं उनके द्वारा जो भी काम किया जाता है, सर्विस सेवा जो किया जाता है, तो उसका जो एक साल के अंदर जितना टोटल इनकम होता है भारत सरकार के पास उसे बोलते हैं GNI। वहीं GDP क्या होता है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, GDP का मतलब ये होता है कि भारत के अंदर मतलब किसी एक देश के अंदर किसी विशिष्ट ईयर्स में, मतलब कि एक वित्तीय वर्ष में जो भी अंतिम उत्पाद और सेवाएं होंगे, वस्तुओं का उत्पादन और सेवाएं हो गए, तो उसी को सब उसका जो वैल्यू है, मतलब कि मौद्रिक वैल्यू है, मूल्य वैल्यू है, उसी को बोला जाता है GDP। तो ये था इसके बारे में, ऋण डेप्ट्स के बारे में। IDRs के बारे में जानते हैं। IDRs मतलब इंटरनेशनल ऋण रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल डेप्थ रिपोर्ट्स। ये वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, मतलब विश्व बैंक के द्वारा हर साल इसे प्रकाशित किया जाता है। इस बार का जो संस्करण है 50वां संस्करण है, इस बार का संस्करण 50वां संस्करण है। इसमें 122 देश भाग लिए हैं जो निम्न और मध्यम आय वाले देश हैं, इसको शामिल करके इसे जारी किया गया है। नेक्स्ट, मेलानास्टिक बाघ के बारे में दिया है। मेलानास्टिक बाघ क्या है इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, उड़ीसा का जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है यानी STR सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, इसमें पाए जाते हैं मेलानास्टिक बाघ। मेलानास्टिक बाघ होते क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसमें बताया गया है कि जो नेशनल पार्क में STR सिमलीपाल नेशनल पार्क है, जो टाइगर रिजर्व है, इसमें 16 बाघों में से 10 क्या है, मेलानास्टिक है, 10 मेलानास्टिक बाघ है। मेलानास्टिक बाघ होते क्या हैं सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे बंगाल टाइगर का ही एक रूप होता है, ये बंगाल टाइगर का ही रूप होता है, लेकिन मेलानिन्स के कारण, मेलानिन एक रसायन होता है जो त्वचा का रंग प्रदान करता है, मेलानिन्स के कारण, मेलानिन्स अधिक होने के कारण इनका रंग गहरा है, यानी ये काले रंग के दिखते हैं, नारंगी कोट के तरीके दिखते हैं। तो ये था इनका, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। किसके कारण, मेलानिज्म अधिक होने के कारण इसे मेलानास्टिक बाघ के रूप में इसे नामित किया गया है। आइए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है उड़ीसा राज्य, उड़ीसा राज्य में यहाँ पर स्थित है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व यानी STR यहाँ पर स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध बायोस्फीयर रिजर्व भी है, यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। महानदी के तटीय क्षेत्र और छोटा नागपुर का जो जैविक एरिया है वहाँ कैचमेंट एरिया में ही स्थित है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, उसके भीतर ही स्थित है। इसके अंदर मयूरभंज जो हाथी रिजर्व है वो भी इसके अंदर ही शामिल किया गया है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है और उसके साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है सिमलीपाल। इसका लोकेशन उड़ीसा है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, पापुआ न्यू गिनी चर्चा में क्यों आ गया है, वहाँ पर एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है कहाँ पर, पापुआ न्यू गिनी में। तो ये विस्फोट से हुआ क्या है, लगभग 26,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं, 26,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं। तो जो ज्वालामुखी पर्वत, जिस ज्वालामुखी पर्वत में विस्फोट हुआ है उसका नाम है माउंट उलावुन्स, इसे याद रखिएगा क्योंकि पूछ देगा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। माउंट उलावुन्स ज्वालामुखी पर्वत है, ये किस देश में स्थित है, तो पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। अभी हाल ही में इसमें ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, इसके कारण 26,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा वहाँ से। अब चर्चा में क्यों आ गया, भारत पापुआ न्यू गिनी को लगभग 1 मिलियन डॉलर का ऐड दिया है, यानी कि सहायता राशि दिया है 1 मिलियन डॉलर का भारत के द्वारा, इसलिए चर्चा में आ गया है। पापुआ न्यू गिनी के बारे में बात किया जाए तो दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में स्थित न्यू गिनी है, देश है जो पूर्वी हिस्से और उसके अपतटीय क्षेत्रों को शामिल करता है। विशाल सांस्कृतिक और जैविक विविधता वाला देश है। यह अपने समुद्री तटों और मूंगा चट्टानों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ज्वालामुखी गतिविधियाँ अधिक होती है क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। रिंग ऑफ फायर्स मतलब कि
जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है और टेक्टोनिक प्लेट है, दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। तो यहाँ पर जो ज्वालामुखी गतिविधियाँ हैं अधिक होती रहती है। लोकेशन देखते हैं पापुआ न्यू गिनी, ये साउथ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन यानी कि दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है पापुआ न्यू गिनीस। यहाँ पर इसके दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया है, इसके बगल में नॉर्थ साउथ वेस्ट, इसके पश्चिम में इक्वेटर है और इसके पूर्व में प्रशांत महासागर ही फैला हुआ है और छोटे छोटे आइलैंड्स है, छोटे छोटे आइलैंड्स है। तो ये है पापुआ न्यू गिनी के बारे में। इसका लोकेशन सबसे पहले ही पूछ देगा कि ये किस महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में, वो भी दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।